गुड इवनिंग एवरीवन एंड मोस्ट वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस एनसीसी पटना। नाइन कैरियर क्लासेस के ऐप पर आप सभी छात्रों का बेहद स्वागत है। आज आप लोगों का वेक्टर अलजेब्रा का थर्ड लेक्चर होना है। इससे पहले 2 लेक्चर हुआ था जिसमें आप लोगों को हम वेक्टर का इंट्रोडक्शन दिए थे, फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बताए थे और उसके बाद जो है सो आप लोगों को टाइप्स ऑफ वेक्टर बताए थे। टाइप्स ऑफ वेक्टर में आप लोगों को हम बताए थे कि नल वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर क्या होता है, कोइनिशियल वेक्टर क्या होता है, लाइक वेक्टर क्या होता है, अनलाइक वेक्टर क्या होता है, अपोजिट वेक्टर क्या होता है, इक्वल वेक्टर क्या होता है, कोलिनियर वेक्टर क्या होता है, कोप्लेनर वेक्टर क्या होता है, फ्री वेक्टर्स क्या होता है, लोकलाइज वेक्टर क्या होता है। फ्री एंड लोकलाइज तक बताए थे। एक वेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट वेक्टर है जो आपको पूरे सिलेबस के दौरान आपको यूज होगा। तो देखिए, ये आपका है पोजीशन वेक्टर। क्या है? पोजीशन वेक्टर। नाम से क्लियर है, पोजीशन वेक्टर, जिसको हम लोग स्थिति सदिश कहते हैं हिंदी में। पोजीशन वेक्टर क्या होता है? पोजीशन दिखाने के लिए यूज होता है। ऐसा वेक्टर जो किसी का एड्रेस दिखाने के लिए यूज होता है। जैसे बहुत सारा कोई पॉइंट है प्लेन में या मान या स्पेस में अगर बात करते हैं तो बहुत सारे प्लेनेट, सैटेलाइट, ये सब चीज है, तो उनके पोजीशन को दिखाने के लिए कुछ वेक्टर का यूज करते हैं। उसको हम लोग कहते हैं पोजीशन वेक्टर। क्या कहते हैं? पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर को दिखाने के लिए हमेशा हमें एक ओरिजिन चाहिए होगा। बिना ओरिजिन का फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर लेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं हमें एक ओरिजिन लेना पड़ेगा। जैसे अगर आपसे पूछा जाता है कि आपके घर का डिस्टेंस कितना है, तो आप बताते हैं कुछ, लेकिन वो कुछ बताने के पहले आप सोचते हैं कि कहां से हमें बताना है। अगर कोई पूछने वाला बंदा पटना में बैठ के पूछ रहा है तो आप पटना को ओरिजिन मान लेते हैं और यहां से आप जवाब दे देते हैं कितना किलोमीटर है। आप अक्सर सुनते होंगे कई डिस्ट्रिक्ट में 0 माइल होता है और सारी दूरियां हम लोग वहीं से कंसीडर करके बोलते हैं। जैसे हमारा बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट है तो हम बेगूसराय में कहते हैं कि बेगूसराय से 32 किलोमीटर दूर हमारा गांव है ना। लेकिन उससे स्पष्ट नहीं होगा कि किस दिशा में है, केवल किलोमीटर बताए हैं, दूरी बताए हैं। लेकिन अगर डायरेक्शन लगा देंगे उसमें हम कि उत्तर दिशा में 32 किलोमीटर है, नहीं, तो आप उसके डायरेक्शन में जाएंगे इस तरह से। तो वो आपका पोजीशन वेक्टर की तरह काम करेगा। किसके तरह? पोजीशन वेक्टर। अब जैसे मान लीजिए आपके पास ये आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया, एक तरह से हम एक्स एक्सिस ले लिए यहां पर, और ये आपका वाई एक्सिस है यहां पर, ये ओरिजिन है। ये एक पॉइंट लिए पी, इसको अगर हम यहां से सीधे सीधे मिला दिए ओरिजिन से तो एक वेक्टर बन गया और इसको हम बोलेंगे ओपी। क्या बोलेंगे? ओपी। पोजीशन वेक्टर का इनिशियल पॉइंट ऑलवेज कोई ना कोई ओरिजिन होगा। क्या होगा? ओरिजिन होगा। सो ओपी क्या हो गया? द पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। द पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, ये हो गया। ठीक उसी तरह अगर कोई पॉइंट क्यू है, कोई पॉइंट क्या है? क्यू है, ऐसे क्यू, तो क्यू का पोजीशन वेक्टर क्या लेंगे हम लोग? ओ क्यू लेंगे। क्या लेंगे? ओ क्यू। द पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू अगर हमें कहना हो तो क्या लेंगे? ओ क्यू, ऐसे लिखेंगे। यहां लिख दिए थे पहले ही, लास्ट में लिखा गया फिर से, ओ क्यू हो गया। क्लियर है ना? अब आप ध्यान दीजिए, डिफिनेशन अगर पूछेगा तो क्या कहिएगा पोजीशन वेक्टर का, है ना? इफ द इनिशियल पॉइंट ऑफ एनी वेक्टर लाइज ऑन द ओरिजिन, लाइज ऑन द ओरिजिन, कहां लाई करेगा? ओरिजिन पर, देन द वेक्टर इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। क्या कहलाएगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ द टर्मिनल पॉइंट। कौन पॉइंट का? टर्मिनल, जो लास्ट पॉइंट है उसका, टर्मिनल पॉइंट का। जैसे यहां पर गौर करिए, टर्मिनल पॉइंट इसमें क्या है? क्यू है, तो क्यू का पोजीशन वेक्टर ओ क्यू हो गया। क्या हो गया? ओ क्यू। इसका टर्मिनल पॉइंट क्या है? पी है, तो पी का पोजीशन वेक्टर आपका ओपी हो गया। अगर ए पॉइंट रहता तो क्या होता? ओ ए। अगर बी होता तो क्या होता पोजीशन वेक्टर? ओ बी। फ्यूचर में आप देखेंगे कि अगर मान लीजिए आपके पास इस तरह से है और कोई पॉइंट ये ए है जिसका कोऑर्डिनेट आपको दे दिया एक्स कोमा वाई, एक्स कोमा, चूंकि यहां केवल 2 एक्सिस लिए हैं इसलिए हम यहां पर ऑर्डर्ड पेयर लिए हैं, 2 ही कोऑर्डिनेट लिए हैं हम लोग यहां। और इस ए का पोजीशन वेक्टर हमें लिखना होगा तो हम लिखेंगे ओ ए इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ऐसे लिखेंगे। ये ए का पोजीशन वेक्टर है। ए का क्या है? अगर हमें कोई पॉइंट मालूम है तो हम उसका पोजीशन वेक्टर बड़ी आसानी से बोल सकते हैं, और जस्ट उल्टा, अगर पोजीशन वेक्टर पता है तो हम पॉइंट का कोऑर्डिनेट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कोऑर्डिनेट। अगर आपका 3 एक्सिस होगा, इस तरह से होगा, मान लीजिए स्पेस में अगर कोई पॉइंट है आपके पास स्पेस में, और स्पेस तभी होगा जब आपके पास 3 एक्सिस होगा। कितना होगा? 3 एक्सिस। मान लीजिए ये पॉइंट है आपके पास पी, जिसका कोऑर्डिनेट है आपको एक्स कोमा वाई कोमा जेड। अगर हम यहां से इसको ऐसे मिलाए और ये हमारा ओरिजिन है, तो ओपी का पोजीशन वेक्टर हम लिखेंगे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ऐसा लिखेंगे हम पोजीशन वेक्टर ओपी का। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? ओपी क्या हो गया? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। उल्टा है कि अगर आपको पोजीशन वेक्टर ऑलरेडी दे दे तब आप पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या कहेंगे? एक्स कोमा वाई कोमा जेड। मान लीजिए किसी ने आपको ऐसे दे दिया, इफ ओ ए इक्वल टू 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप,
+4 के कैप दे दिया, और तब आपसे किसी ने ए का कोऑर्डिनेट पूछ लिया, ए का कोऑर्डिनेट, तो आप आई कैप के साथ में क्या देख रहे हैं 3, जे कैप के साथ -2 और के कैप के साथ 4, उसको आप एक जगह ले लीजिए और ये आपका पॉइंट हो गया 3 - 2 4। और अगर पॉइंट ही लेकर के दे दे, पॉइंट ही लेकर के दे दे, मान लीजिए इस तरह दे दिया, इफ b = 6, 0, 8 ऐसे दे दिया ना, और तब आपसे पूछा देन OB = क्या होगा, OB = तो 6 के साथ आई कैप लगा देंगे, 0 के साथ जे कैप लगा देंगे, अगर इस टर्म को नहीं भी लिखते तो कोई आपत्ति नहीं है, अब +8 के कैप, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं 6i कैप +8 के कैप, इसमें जे का कोफिशिएंट 0 है। बात समझ रहे हैं? तो अगर आपको पॉइंट का कोऑर्डिनेट मालूम है तो आप उसका पोजीशन वेक्टर बता सकते हैं, और अगर किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मालूम है तो आप उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बोल सकते हैं। बात समझे? अगर कहीं पर किसी ने कहा कि P का कोऑर्डिनेट 1 1 1 है, 1 1 1 है, इफ P = तब P का पोजीशन वेक्टर OP जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे बोलिए, I कैप +J कैप +K कैप, ऐसा लिखेंगे। कहीं कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है? सो पॉइंट मालूम होगा तो पोजीशन वेक्टर निकल जाएगा, और पोजीशन वेक्टर मालूम होगा तो पॉइंट मिल जाएगा, उल्टा चले दोनों चीज हो जाएगा। यहां ये चीज डेवलप कैसे होता है, OP = XI कैप +YJ कैप +ZK कैप, ये जो आप देख रहे हैं ये डेवलप कैसे हुआ? डेवलप होता है पैरेललोग्राम लॉ या ट्रायंगल लॉ से। वेक्टर को ऐड करने के लिए 2 तरह का रूल होता है, एडिशन ऑफ वेक्टर के लिए आपको 2 तरह का रूल है, एक है आपको ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, दूसरा है आपको पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। अगर हम अगले पेज पे थोड़ा देख लें, यहां पर ये समझिए, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, एडिशन ऑफ वेक्टर्स क्या है? यहां पर एडिशन ऑफ वेक्टर में पहला है आपको ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, फर्स्ट नंबर ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन देख लीजिए, फर्स्ट नंबर। इसमें क्या कह रहा है कि कोई भी ट्रायंगल का अगर 2 लगातार साइड एक ही डायरेक्शन में 2 वेक्टर की तरह कंसीडर करेंगे हम, तो तीसरा साइड अपोजिट डायरेक्शन में उस दोनों का रिजल्टेंट दे देगा। क्या दे देगा? रिजल्टेंट। रिजल्टेंट का मतलब सम। जब जब आपको कहीं पर रिजल्टेंट वर्ड यूज करेगा, रिजल्टेंट शब्द यूज करेगा, तो समझ जाएगा कि दोनों को जोड़ने की बात हो रही है, दोनों को ऐड करने की बात हो रही है। बात समझ रहे ना? तो जब भी वेक्टर में आपको कहीं भी रिजल्टेंट टर्म दिखेगा तो आप क्या समझेंगे? दोनों को क्या करना है? ऐड करना है वेक्टर को। तो कहता है इफ 2 साइड्स इन द सेम डायरेक्शन, इफ 2 साइड्स of any triangle in the same direction, in the same direction, सेम डायरेक्शन का मतलब हुआ या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, कोई एक डायरेक्शन, इन द सेम डायरेक्शन टेकन एज 2 वेक्टर्स, टेकन एज 2 वेक्टर्स, देन द थर्ड साइड इन द अपोजिट डायरेक्शन, इन द अपोजिट डायरेक्शन, मतलब अगर साइड को हम क्लॉकवाइज लिए हैं तो थर्ड साइड को एंटी क्लॉकवाइज लेना होगा, और अगर 2 साइड को पहले हम एंटी क्लॉकवाइज लिए हैं तो थर्ड साइड को हमको क्लॉकवाइज लेना है। बात समझे कि नहीं? तो कहता है इफ 2 साइड्स ऑफ एनी ट्रायंगल इन द सेम डायरेक्शन टेकन एज 2 वेक्टर्स, देन द थर्ड साइड इन द अपोजिट डायरेक्शन गिव्स द रिजल्टेंट in magnitude and direction, ध्यान दीजिएगा आप लोग, फिगर समझिए। मान लीजिए हमने किसी एक ट्रायंगल को बनाया, ये एक ट्रायंगल इस तरह से हम ले लिए, ये हमारा ए बी और सी है ना? अगर हम ए बी और बी सी को ले लें इस तरह से, ध्यान दीजिएगा ये कैसे घूम रहा है, चेक करिए। अगर हम ए बी से इस तरफ मूव करें, ए से बी की तरफ आए हैं, बी से सी की तरफ, तो ऐसे मूव करेंगे, कैसा घूम रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। तो आपको थर्ड जो साइड है एसी आपको क्लॉकवाइज लेना होगा, ऐसे लेना होगा, ऐसे, ये अब ऐसे चला गया। अब ये क्या कह रहा है? ये ए बी और बी सी का रिजल्टेंट है हमारा एसी, तो ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इक्वल टू क्या हो गया? एसी वेक्टर। कहीं कोई कंफ्यूजन है? दिख रहा है? पहले वेक्टर का टेल और दूसरे वेक्टर का, सॉरी, पहले वाले वेक्टर का हेड और दूसरे वाले वेक्टर का टेल एक साथ है। आप गौर करिए, इस वेक्टर का यहां हेड हुआ, ए बी का हेड हुआ, अब बीसी का ये टेल हुआ। तो जब आपको फर्स्ट वेक्टर का हेड सेकंड वेक्टर के टेल पर जाएगा, तब आपको फर्स्ट वाले का टेल और सेकंड वाले का हेड मिला देंगे तो वो हमारा रिजल्टेंट है, एसी रिजल्टेंट है। क्लियर है?
सो अब यहां पर ध्यान दीजिए, जब ऐड किया गया तो ये दोनों बीच में क्या है, बोलिए, सेम सेम। तो ये बीच वाला हो गया गायब और दोनों किनारे वाला कनेक्ट हो गया, एसी हो गया। क्या हो गया? सो फ्यूचर में अगर हमें कहीं ऐसा दिखेगा पी क्यू प्लस क्यू आर, पी क्यू प्लस, तो हम इसको क्या लिखने वाले हैं, बोलिए, पी आर लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? पी आर। और एक बात समझिए, अगर आप एक वेक्टर ए बी लेते हैं और आप इसको चेंज कर देते हैं, ऑर्डर अगर चेंज कर देते हैं, बी पहले ला देते हैं, ए बाद में, तो इसके आगे माइनस लग जाएगा। क्या लग जाएगा? जब जब आप किसी भी वेक्टर का हेड और टेल इंटरचेंज कीजिएगा, हेड और टेल को क्या कीजिएगा? इंटरचेंज, तो आपको नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्शन अब चेंज हो गया, दिशा बदल गया। पहले ए से बी की तरफ जा रहा था, अब क्या है, बी से, तो माइनस लग गया। क्या लग गया? और तब ये बराबर है। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं ना? अब एक बात बताइए, ये माइनस अगर उठ के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? ए बी प्लस बी ए, ए बी प्लस, और अगर हम ए बी प्लस बी ए लिखेंगे ऐसा, तो आप ही गौर कीजिए, इधर तो जीरो बचेगा ना, लेकिन इसमें भी देखिए बी मैच कर रहा है, तो बी बी गायब, तो क्या बचा? ए ए, और ये जीरो। जब भी किसी वेक्टर का इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट एक जगह हो जाएगा, कोइंसाइड कर जाएगा, तब वह जीरो वेक्टर होगा। इसका प्रारंभिक बिंदु भी ए है और अंतिम बिंदु भी, प्रारंभिक जो पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट, वो भी ए है, और जहां पहुंचा है वह भी तो एक ही जगह रह गया, वो मूव नहीं हुआ है, कोई लेंथ क्रिएट नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में यह जीरो वेक्टर है। क्या है? जीरो वेक्टर है। सो आगे समझिए, ये एडिशन लॉ जो हम बताए हैं आपको, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ये समझ में आया या नहीं? आ गया? अगर इसी में पिक्चर इस तरह का अगर हम डेवलप कर दें, ध्यान दीजिएगा, ये हम लिए हैं ए बी इस तरह से, ये फिर लिए हैं हम बी सी, और इसको हम यहां से ऐसे मिला दिए इस तरह से। तो अब गौर करिए, अगर ये हमारा ए वेक्टर है, ये हमारा बी वेक्टर है, तो देखिए दो साइड को आप कैसे लिए हैं, चेक करिए, एंटी क्लॉकवाइज में। अरे ए बी और बीसी के डायरेक्शन पर गौर कीजिए आप सब, ए बी प्लस बी सी, here AB and BC are two vectors taken two sides of this triangle as two vectors। तो दो वेक्टर्स हम यहां ले चुके हैं, तो थर्ड का डायरेक्शन देखो, तो थर्ड किधर गया? ऐसे हो गया, क्लॉकवाइज हो गया। क्या हो गया? अब ये आपका A प्लस बी है, ये आपका क्या है? अब सुनिए, एंगल बिटवीन वेक्टर्स एक टर्म है, एक टर्म है आपका एंगल बिटवीन वेक्टर्स। ये क्या होता है? जब भी आपको दो वेक्टर के बीच का एंगल लेना है, तो या तो दोनों के हेड के बीच लीजिएगा या दोनों के टेल के बीच लेना है आपको। ऐसा नहीं कर सकते कि आप एक वेक्टर का हेड और दूसरे का टेल, ऐसा नहीं कर सकते। वेक्टर बिटवीन टू वेक्टर्स इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन द हेड्स ऑफ बोथ वेक्टर्स और टेल्स ऑफ बोथ वेक्टर्स। अगर आपके पास यहां दो वेक्टर इस तरह से है, मान लीजिए ये ए आपका गया इस तरह से, इधर डायरेक्शन हो गया, और दूसरा आपका बी वेक्टर इधर गया, तो आप इसको थीटा नहीं लेंगे, ये आपका एंगल कंसीडर नहीं होगा। वेक्टर में डायरेक्शन किसी एक ही तरफ से नहीं जाता है जी, दोनों तरफ डबल डायरेक्टेड वेक्टर नहीं होता है। वेक्टर के लिए कई बार आपको एक टर्म यूज होता है, कई बार ऑब्जेक्टिव में 12th में दे भी दे देता है, वेक्टर का मतलब डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। क्या वर्ड यूज करेंगे? डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। अगर एक शब्द में, एक लाइन में आपको किसी को सुना देना है, तो बस इतना कह दीजिए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, तो वेक्टर हो गया। क्या हो गया? वेक्टर। कहीं कोई डाउट है? नहीं ना? अब सुनिए, ये आपका एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट हो गया, यह भी आपका डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट हो गया। एंड अब इसके बीच का अगर एंगल का विचार किया जाएगा, तो आप इसको एंगल नहीं कहेंगे, ये इट इज नॉट द एंगल बिटवीन वेक्टर्स, इट इज नॉट द एंगल बिटवीन वेक्टर्स। ये वेक्टर के बीच का एंगल नहीं है बच्चों, ध्यान दीजिए। ये वाला जो हिस्सा है, ये आपका है एंगल बिटवीन वेक्टर्स, एंगल बिटवीन वेक्टर्स। इसको कंसीडर करेंगे, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल, इसको कंसीडर करेंगे, क्योंकि हेड और हेड के बीच है। किसके किसके बीच है? पहला वेक्टर का हेड ये, दूसरा वेक्टर का हेड ये, तो दोनों के हेड के बीच का एंगल है कि नहीं? और ये देखिए यहां पर ये भी उसी के बराबर होगा। अब मान लीजिए अगर कोई पिक्चर बना दिया ऐसे, एक वेक्टर ये गया, दूसरा वेक्टर ये गया ऐसे, और कोई बंदा यहां पर का एंगल दे दिया 150 डिग्री, क्या दे दिया? और पूछ दिया द एंगल बिटवीन वेक्टर्स। अगर मानिए ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, और आपसे कहा द एंगल बिटवीन ए एंड बी, तो क्या जवाब दीजिएगा? एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, कितना बोलिएगा? हाँ, ये 150 डिग्री मत बोल दीजिएगा, 150 डिग्री गलत हो जाएगा। ये हेड के बीच लेना है, कौन? ये वाला 30 डिग्री। ये आपका दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कहलाएगा, 30 डिग्री आप कहिएगा, 150 डिग्री मत कह दीजिएगा। तो एक बात आपके दिमाग में बैठ चुका है कि जब भी हमें दो वेक्टर के बीच का एंगल लेना होगा, तो दोनों के हेड के बीच का लेंगे या दोनों के, ऐसा कभी नहीं करेंगे कि एक का हेड और दूसरे का टेल, ऐसा कभी नहीं करेंगे। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, समझिएगा। यहां ये वेक्टर आपको दिख रहा है ए, और ये वेक्टर, अगर हम इसको आगे बढ़ा दे ऐसे, तब ना दोनों के बीच का एंगल ये कंसीडर होगा। आखिर ये ए का बर्थ हेड आगे चला गया और ये आपका बी का हेड चला गया, अब दोनों के हेड के बीच का ये थीटा एंगल है। तब यहां पर मॉड ए प्लस बी का अगर फॉर्मूला आप डेवलप करेंगे, तो ये आपको आएगा मॉड ए स्क्वायर
प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस 2 मॉड ए मॉड बी अकॉस थीटा, ये आएगा। आप पढ़ेंगे आगे कि मॉड ए को हम सिंपली ए भी लिख सकते हैं, मॉड बी को सिंपली बी भी लिख सकते हैं। जब भी ऐसे लिखें तो इसका अर्थ ये है, सीधे बी लिखें तो इसका अर्थ ये है। बात समझ रहे हैं? अगर हम ए स्क्वायर इसको ऐसे लिख देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी कॉस थीटा, बात समझ रहे हैं? ये वेक्टर का स्क्वायर नहीं, सीधे मॉड ए निकाल के उसका क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है, सीधा सीधा ये हो गया। तो मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस 2 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। अब आप ध्यान दीजिए, ये कॉस थीटा अगर मैक्सिमम होगा तो वेक्टर का रिजल्टेंट भी मैक्सिमम होगा, अगर कॉस थीटा मिनिमम होगा तो वेक्टर का रिजल्टेंट भी मिनिमम होगा। तो देख लीजिए यहाँ, इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री दैट इज कॉस थीटा इक्वल टू 1, कॉस थीटा इक्वल टू, तब ऐसी स्थिति में अगर आप यहां निकालिएगा मॉड ए प्लस बी का वैल्यू, तो ये रिजल्ट आपका मॉड ए प्लस मॉड बी हो जाएगा, और ये आपका मैक्सिमम वैल्यू है। ये क्या है? मैक्सिमम। कैसे हुआ ये रिजल्ट, समझ रहे हैं? ये रिजल्ट ऐसे हुआ। अभी अभी आप क्या पढ़े हैं? मॉड ए प्लस बी का फॉर्मूला बोलिए। अंडर रूट मॉड ए का होल स्क्वायर मॉड बी का होल स्क्वायर 2 मॉड ए मॉड बी अकॉस थीटा, कॉस थीटा की जगह पर तो कॉस 0 डिग्री लिखना है। अगर आप इसे देखें, ये मॉड ए का स्क्वायर लिखाया, फिर मॉड बी का स्क्वायर लिखाया, फिर 2 मॉड ए मॉड बी लिखाया, क्योंकि कॉस 0 डिग्री आपका क्या होता है? 1 होता है, कॉस 0 डिग्री 1। तो अब ये गौर करिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो हम यहां पर इसको क्या लिखेंगे जी? मॉड ए प्लस मॉड बी का होल स्क्वायर लिखेंगे कि नहीं, है ना? और यहां से जब रूट हटेगा तो केवल बचेगा मॉड ए प्लस मॉड बी। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं होगा, कोई भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव, या तो वह 0 के बराबर होगा या पॉजिटिव होगा। किसी भी वेक्टर का जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे, क्या निकालेंगे? मैग्नीट्यूड। फॉर्मूला याद है, पढ़ाए थे मैग्नीट्यूड निकालने का। अगर मान लीजिए आपके पास ए इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप है, तो मॉड ए का फॉर्मूला आप पढ़े हैं बच्चों, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये फॉर्मूला पढ़े हैं? नहीं पढ़े हैं? ये मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका है, मॉडुलस निकालने का तरीका है किसी वेक्टर का। आई कैप के साथ जो कुछ है उसका स्क्वायर करेंगे, प्लस वाई कैप के साथ जो कुछ है उसका स्क्वायर करेंगे, प्लस के कैप के साथ जो कुछ है उसका स्क्वायर करेंगे, सबको ऐड करके रूट निकाल देंगे, वो आपको मैग्नीट्यूड दे देगा। क्या दे देगा? कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है? अब आप यहां पर देखिए, ये निकल गया। इसी तरह अगर आपका थीटा 180 डिग्री है, थीटा क्या है? ऐसी स्थिति में आपका कॉस थीटा क्या हो जाएगा बच्चों? -1। क्या हो जाएगा? -1। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, नाउ मॉड ए प्लस बी का फॉर्मूला पढ़ाए हैं आपको, मॉड ए प्लस बी। क्या लिखिएगा यहां पर? मॉडुलस ए का होल स्क्वायर मॉडुलस बी का होल स्क्वायर, और यहां पर आप जब पुट कीजिएगा कॉस 180 तो लिख लीजिए प्लस 2 मॉड ए मॉड बी कॉस 180 डिग्री। अगले लाइन में आप लिखेंगे इसको मॉड ए का होल स्क्वायर प्लस मॉड बी का होल स्क्वायर। कॉस 180 डिग्री का वैल्यू -1। कॉस 180 डिग्री का क्या होता है? अब तुम एक बात बताओ, कोई आदमी साइकिल चला रहा है, नहीं तो साइकिल चला रहा है तो उसका डायरेक्शन तो साइकिल के चलने की दिशा में है पावर। कॉस 180 डिग्री का वैल्यू कितना बताए? -1। ये हो गया। तो यहां पर तो लिखेंगे ना -2 मॉड ए मॉड बी, ऐसे लिख देंगे। अच्छा, ये किसका फॉर्मूला है? देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, तो क्या लिखाएगा ये? मॉड ए माइनस मॉड बी का होल स्क्वायर, ऐसे। अब रूट हटेगा तो क्या लिखाएगा? मॉड ए माइनस मॉड बी। ये आपका मिनिमम वैल्यू आ गया। क्या आ गया? मिनिमम वैल्यू। कहीं कोई कंफ्यूजन है? एक एग्जांपल हम बोल रहे थे कि मान लीजिए कोई साइकिल चला रहा है, तो साइकिल जाने की दिशा में ही उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा, नहीं जिधर साइकिल जा रहा है। अब अगर कोई आदमी आके उसको धक्का मारे उसी के दिशा में, पावर लगा दे, जो आदमी पैडल से फोर्स लगा रहा है साइकिल पे, फोर्स, चक्का पर फोर्स लग रहा है तभी तो चक्का मूव कर रहा है। आखिर हम अपने पैर से क्या अप्लाई कर रहे हैं? फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तब जाके उसके चक्का में गति आ रहा है। ऊपर से एक बंदा आया और पीछे से साइकिल को और धक्का लगा दिया तेजी से, अब साइकिल का स्पीड क्या होगा? और बढ़ जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, राइट? क्योंकि जिस डायरेक्शन में बंदा था साइकिल से, ठीक उसी डायरेक्शन में अगले ने फोर्स लगा दिया। सेम डायरेक्शन में दो फोर्स अप्लाई हो गया, फोर्स का डायरेक्शन के बीच दोनों जो फोर्स गया, दोनों का डायरेक्शन कितना होगा? सेम डायरेक्शन का मतलब 0 डिग्री। दोनों के बीच का एंगल क्या होगा? 0 डिग्री। और ऐसी स्थिति में मैक्सिमम वैल्यू देगा। लेकिन साइकिल चला रहा है और उसका कैरियर पकड़ के, पीछे जो बैठने वाला कैरियर है वो पकड़ के अब खींचे हम उल्टा, तब उसका स्पीड क्या होगा? और उस दौरान रिजल्टेंट मिनिमम हो जाएगा। रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? मिनिमम। जब दो फोर्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा तो ऑब्वियस है फोर्स मिनिमम हो जाएगा, काम बड़ी कम होगा, रिजल्टेंट बहुत खराब होगा। और दोनों सेम डायरेक्शन में करेगा तो रिजल्ट क्या होगा? बेहतर होगा। यही चीज लाइफ में भी है।
कि अगर तुम बढ़िया कुछ सोच रहे हो और अगला बंदा तुम्हें मोटिव उसी डायरेक्शन में करता है, बेटर करता है, तो तुम बढ़िया कर लोगे, उस दिशा में तुम अच्छा कर लोगे। बात समझे? हो सकता है कि वो दिशा गलत हो, लेकिन गलत दिशा में भी तुम अच्छा कर जाओगे। अगर नैतिकता को अलग रख के हम सोचें तो बात कर रहे हैं। मान लो किसी ने हमको, कहीं हम चोरी करने निकले, अगर हमको लड़का कहा कि भाई कोई नहीं पकड़ पाएगा, चलो ना, धड़ाक से चोरी करके निकल के वहां फरार हो गया, मोटिव काम किया, अगला बंदा जोश बढ़ाया, भागा ले। अब अगला तुम जैसे ही तुम कहोगे कि भाई देखो बुरे कामों में समाज बहुत कंट्रीब्यूट करता है, बर्बाद होने में तो मजा आता है ना, आदमी अगर बर्बाद होता है तो दूसरे को मजा आता है, समझे? वही अगर कहोगे कि मुझे अच्छा बनना है, मुझे पढ़ना है, मुझे बेहतर करना है, कहेगा हाँ भाई करना चाहिए, बोलेगा, लेकिन रास्ता बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है, उल्टा पुल्टा समझाना चालू करेगा, तुमको एकदम लगेगा इससे रास्ता आसान तो वही था। तो जैसे ही तुम्हारा सोच अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में है और कोई अगर तुम्हें मोटिव कर दे, कोई हेल्प कर दे, तो तुम बढ़िया कर लोगे। लेकिन अगर कोई आदमी तुमको डीमोटिवेट कर दे तो तुम्हारे साथ बुरा होना पक्का है। यहां भी वही वेक्टर का सम चल रहा है, बात समझे कि नहीं? अपोजिट डायरेक्शन में मिनिमम रिजल्ट, सेम डायरेक्शन में मैक्सिमम रिजल्ट, बात समझे कि नहीं? यहां मॉड ए माइनस मॉड बी आया, ये आपका मिनिमम वैल्यू है। अगर कोई कहता है कि किसी बॉडी पर दो तरह का फोर्स अप्लाई हो रहा है, कितने तरह का? दो तरह का। एक फोर्स का दे दिया 8 न्यूटन, कितना न्यूटन? 8 न्यूटन। दूसरा दे दिया 16 न्यूटन का। कोई ऑब्जेक्ट है, हमें नहीं मालूम कि दोनों फोर्स के बीच का एंगल क्या है, मुझे नहीं पता, बस इतना बताया कि दो फोर्स उस बॉडी पे अप्लाई हो रहा है, एक 8 न्यूटन, दूसरा, तो क्वेश्चन है कि उसका कौन सा रिजल्टेंट पॉसिबल नहीं है, कौन सा रिजल्टेंट पॉसिबल नहीं है। और ऑप्शन वहां दे देगा तुमको, ऑप्शन दे दिया मान लो इस तरह से 12 न्यूटन पहला ऑप्शन, बी में दिया तुमको 25 न्यूटन, सी में दे दिया 17 न्यूटन, है ना, डी में दे दिया तुमको 16 न्यूटन, ऐसे कौन पॉसिबल रिजल्टेंट नहीं होगा, है ना? कितने कितने न्यूटन का फोर्स लगाए थे? 8 न्यूटन, और तो अभ्यास है कि जब उसका हम मैक्सिमम निकालेंगे तो 24 न्यूटन होगा, और दोनों जुट जाएगा डायरेक्ट। और दोनों का अगर मिनिमम निकालेंगे, मिनिमम, तो 8 न्यूटन होगा कि नहीं होगा? बोलो, मिनिमम वैल्यू 8 न्यूटन, मैक्सिमम वैल्यू, इसका मतलब वह रिजल्टेंट 8 से लेके 24 करेगा, 8 से 24 तक में जो भी वैल्यू है सब पॉसिबल है उसके लिए। लेकिन यहां एक देखो कौन है जो कि इस रेंज में नहीं है, बाहर है, तो यही कभी संभव नहीं है। इस 8 न्यूटन और 16 न्यूटन दोनों को जोड़ करके संभव है कि हम 17 न्यूटन भी ले आए, संभव है कि हम क्या ले आए? 16 न्यूटन भी ले आए। 24 और 8 के यहां तक होगा, 8 न्यूटन की समय होगा, जिस समय बंदा 24 न्यूटन से उधर फोर्स लगा रहा है, अगला बंदा आया उसको 8 न्यूटन 16 न्यूटन से इधर दिया। कितने न्यूटन से हम उसको कौन कौन दिए हैं फोर्स लेकर के? आपको 8 और 16, सॉरी, तो हम यहां पर 16 और 8 है, 24 मत कहिए तब। तो अगला बंदा 16 न्यूटन से लगा रहा है, कितना न्यूटन से? अब वो बंदा उधर से 8 न्यूटन का लगा दिया, तो रिजल्टेंट अब कितना है? 8 न्यूटन। अपोजिट डायरेक्शन में घटेगा, 180 डिग्री पर सीधे सीधे घट जाएगा। बात समझ में आया? नेक्स्ट आप इधर समझिए, ये आप ट्रायंगल एंड डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन, ध्यान दीजिए, डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर, ऑफ ए वेक्टर, किसी वेक्टर का समझना है कि ये डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है। देखो यहां पर थोड़ा सा समझो, ये हमारे पास इस तरह से 3 एक्सिस ले लिए, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा, और ये हमारा जेड एक्सिस, राइट। अब एक हम पॉइंट ले लेते हैं जिसका पोजीशन वेक्टर हमको कुछ लेना है। मान लो अगर ये हम एक्स कोमा वाई कोमा जेड ले लिए हैं, पी का कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड ले लिए हैं, और इसको हम अगर ओरिजिन से ऐसे मिला दिए, ये हमारा ओपी हो गया। क्या हो गया? वेक्टर ओपी। इस तरह से ओपी को क्या लिखेंगे हम लोग? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। थोड़ा ठीक से समझना, यही हम सारा रिजोल्यूशन वगैरह लिख दे रहे हैं, अच्छे से समझना। अब ध्यान दो, ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है, ये क्या है? क्या इस एक्स एक्सिस के साथ ओपी एक एंगल बना रहा है कि नहीं बना रहा है? बना रहा है। तो उस एंगल को अगर हम यहां से ऐसे ले लें तो ये हमारा अल्फा का काम करेगा। किसका? फिर वाई के साथ एंगल बना रहा है कि नहीं? तो ये क्या बना रहा है? बीटा बना रहा है। क्या बना रहा है? और फिर जेड के साथ बना रहा है कि नहीं? इसको हम गामा कहेंगे। क्या कहेंगे? यहां 3 तरह का एंगल है आपके पास, एक्स एक्सिस के साथ बना हुआ एंगल अल्फा, वाई एक्सिस के साथ बना हुआ एंगल बीटा, जेड एक्सिस के साथ बना हुआ एंगल गामा है। अब देखिए, आप लोगों को पिछले दिन ही हम समझाए हैं कि ये जो नीचे में है ये वाला सरफेस, ये आपका एक्स वाई प्लेन है। ये क्या है आपका? हाँ, एक्स वाई प्लेन है आपका। तो अगर आप ध्यान दें तो ये चीज हम आपको समझाए थे
ये यहां 90 डिग्री बन रहा है। कितना बन रहा है? और अगर हम यहां से इसको मिला दें तो ये भी कितना डिग्री है? यहां 90 डिग्री। ये भी कितना? 90 डिग्री। ये भी कितना? 90 डिग्री। ऐसा आपको समझाए थे, राइट? तो ठीक से देखते जाइएगा गौर से। ये जो यहां पर है इसको हम m कह दिए हैं। ये मान लीजिए l है, ये आपका n है, यहां जहां मिला है। अगर ये x एक्सिस के दिशा में, किसके दिशा में? हमारा ओरिजिन यहां है। ओरिजिन से सारे वेक्टर को निकलना है, केवल ओरिजिन की तरफ किसी को आना नहीं है। ओरिजिन से जो कुछ भी होगा सब कहां जाएगा? बाहर। सो देखो ये बाहर गया इधर डायरेक्शन, ये ऊपर गया इधर डायरेक्शन, ये भी बाहर गया इधर डायरेक्शन, ये भी इधर आया इधर डायरेक्शन, राइट? एंड देन उसके बाद जो भी वेक्टर लेंगे तो वेक्टर के पैरेलल लेंगे। कैसे लेंगे? जैसे ये बताओ किसके पैरेलल है? अभी बोलो। y एक्सिस के। तो इसका डायरेक्शन तुम ऐसे दिखाओगे क्योंकि y ऐसे गया था। अच्छा ये किसके पैरेलल है? बोलो। x एक्सिस का। तो इसको इधर के डायरेक्शन में ऐसे घुमा देना। ये किसके डायरेक्शन में जा रहा है? z का। तो इसको ऐसे घुमा देना। ऐसे दिख रहा है सब कुछ? क्लियर है ना? अब देखो हम थोड़ा इसको यहां से ऐसे मिला दिए, राइट? यहां मिला दिए तो ये एंगल भी अब 90 डिग्री है। ये एंगल भी कितना है? हाँ, इधर ये भी 90 था, ये भी था, ये भी 90 हो गया। ठीक ना? थोड़ा ठीक से देखो, ये किसके डायरेक्शन में? बोलो। x के डायरेक्शन में। अगर यहां से यहां तक का कटा हुआ लंबाई अगर x है, क्या है? मतलब हम तुमसे कह रहे हैं कि OL तुम्हारा x है। OL तुम्हारा कितना है? x। अभी ये OL केवल मैग्नीट्यूड है, स्केलर कंपोनेंट इसको कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? हाँ, अगर आई कैप, जे कैप, के कैप छोड़ के बोला जाए तब उसे स्केलर कंपोनेंट कहेंगे। लेकिन जब आई कैप, जे कैप, के कैप कनेक्ट कर दिया जाए उसी में, हो जाएगा वेक्टर कंपोनेंट। क्या हो जाएगा? सो OL बराबर x अभी लिख दिए। लेकिन जैसे ही हम OL पर वेक्टर का साइन लगाएंगे, क्या लगाएंगे? तो वो किसके दिशा में था? x एक्सिस की दिशा में। और x एक्सिस की दिशा में यूनिट वेक्टर क्या होता है? आई कैप। सो OL आपका एक्स आई कैप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्स आई कैप। OL दिख गया तुम लोगों को? ठीक उसी तरह ON को देखो। ON दिख रहा है तुम लोग? बोलो। ON किसके दिशा में है? हाँ, अगर यहां इफ ये था, अगला बार फिर इफ ON बराबर अगर हम y ले ले, क्या ले लें? तो जब ON पर वेक्टर लगाएंगे तो ये क्या लिखाएगा? yj कैप। yj काहे लगा yj कैप? क्योंकि y यहां तक का लंबाई है। लंबाई है तो हम ऐसे स्केलर कंपोनेंट लिख, लेकिन जैसे ही वेक्टर का साइन लगेगा तो उसके दिशा का यूनिट वेक्टर उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो y एक्सिस के दिशा में यूनिट वेक्टर क्या है? जे कैप। तो जे कैप से इसमें मल्टीप्लाई हो गया। मान लो अगर कोई y एक्सिस के दिशा में 10 यूनिट ले लेता है, कितना यूनिट? तो उस 10 यूनिट को अगर वेक्टर के फॉर्म में जब लिखेंगे तो 10j कैप लिखेंगे, 10j। और जेड एक्सिस की दिशा में अगर 5 यूनिट किसी ने ले लिया तो 5k, क्योंकि जेड की दिशा में गया है ना। तो अब यहां पर ध्यान देना, ये तुम्हारा ON हो गया। अच्छा बात बताओ, ON और LM बराबर होगा कि नहीं होगा? है? तो क्या हम इस yj कैप के बदले LM वेक्टर लिख दें तो कोई आपत्ति तुम्हें होगा? नहीं ना, नहीं होगा। अब ठीक से देखना, अगर हम थोड़ा यहां से ऐसे पैरेलल इसको मिला दिए, ये भी एंगल तुम्हारा 90 डिग्री है, ये भी क्या है? तो मान लो इसका नाम हम यहां पर दे दिए, L ले चुके हैं, MNOP, Q ले लेते हैं इसको। क्या ले लेते हैं? तो बताओ ये QP तुमको नजर आ रहा है? आए? QP दिख रहा है? QP ऐसे। हाँ, और इसको देखो OQ दिख रहा है? OQ। हाँ, OQ ऊपर की तरफ गया। तो OQ को अगर हम सीधे सीधे लिखेंगे तो Z लिखेंगे। क्या लिखेंगे? Z। और अगर OQ पर वेक्टर लगा दे, क्या लगा दें? वेक्टर। OQ वेक्टर, तो क्या लिखोगे? Z के। अच्छा बताओ OQ वेक्टर जो है क्या वो MP के बराबर लिखाएगा? MP के बराबर है? अरे दोनों बराबर होगा कि नहीं होगा? हाँ देखो धीरे धीरे पिक्चर सुंदर होते जा रहा है, ठीक से देख लो, ठीक ना। यहां पर यह MP के बराबर हो गया। किसके बराबर? MP के बराबर। यहां तक कोई आपत्ति है? नहीं ना। अब तुम जैसे जैसे पूछेंगे वैसे वैसे थोड़ा जवाब देना। ट्रायंगल OLM दिख रहा है तुम लोगों को? देखो तो, इन ट्रायंगल OLM, बोलो OLM दिखा। ये एक ट्रायंगल है, ये क्या है? तो ट्रायंगल है तो अभी अभी रूल पढ़े हैं कि यदि ट्रायंगल का दो साइड सेम डायरेक्शन में एक वेक्टर लिया जाए तो तीसरा वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में दोनों का सम देगा। तो बताओ यहां OL प्लस LM, OL प्लस बराबर क्या लिखाएगा? OM लिखाएगा। तो लिख देते हैं OL प्लस LM बराबर OM। यहां तक कोई दिक्कत? देखो तो उधर कहीं OL पता है? चेक करो, ढूंढो। OL कहीं दिखा? कहां दिखा? हाँ, तो एक्स आई कैप लिख दे हम। LM भी दिख रहा है कहीं? ढूंढो LM। YJ कैप लिख दिए बराबर कितना? OM। यहां तक बताओ OM का तुमको निकल चुका है वेक्टर, एक्स आई कैप प्लस OM निकल गया। अब थोड़ा ट्रायंगल देखना OMP, इन ट्रायंगल OMP ढूंढो, मिला? इन ट्रायंगल OMP नहीं, OM प्लस MP, देखो सेम डायरेक्शन में गया, इसे इधर से आया इधर गया है, आइए अब उल्टा लिया आया। तो क्या हम लिख सकते हैं? OM प्लस MP बराबर OP लिख सकते हैं। और तब बताओ OP इक्वल टू, OP लेफ्ट वाला इधर ले लिए, OM कुछ लाए हो क्या? यहां OM लाए हो कि नहीं?
क्या लाए हो? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। और एमपी ढूंढो, एमपी यहां मिलेगा, एमपी ढूंढो कहीं, जेड के कैप वहां दिख रहा है, हम लिख दिए जेड के। इसलिए बताओ अब ओपी निकल गया वेक्टर, क्या निकल गया? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस, सीधे सीधे कोई चीज नहीं लिखा जाता है, ये इतना परेशान होने के बाद ये बात आया है कि वेक्टर जो ओपी था वो कितना था? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के। कोई कष्ट है तो बोलो, यहां तक सब बात समझ में आया? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप का मीनिंग क्या है? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप का मीनिंग है कि उस वेक्टर के द्वारा एक्स एक्सिस पर एक्स यूनिट काटा गया, वाई एक्सिस पर वाई यूनिट काटा गया और जेड एक्सिस पर जेड यूनिट काटा गया। अगर कोई वेक्टर हमारा 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप है, इसका मतलब है कि उस वेक्टर ने एक्स एक्सिस पर 3 यूनिट का लंबाई काटा है, वाई एक्सिस पर 4 यूनिट का लंबाई काटा है और जेड एक्सिस पर 5 यूनिट का कट किया है। अगर कहीं पर लिखा है 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 4k कैप, इसका मतलब है कि x के पॉजिटिव डायरेक्शन पर 3 यूनिट कट किया है, y के नेगेटिव डायरेक्शन पर -2 कट किया है और z पर माइनस। क्लियर है? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हर जगह जहां नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव एक्सिस पर जाकर, नेगेटिव पार्ट पर जाकर, जहां पॉजिटिव है वहां पॉजिटिव पार्ट पर जाके कट किया है, इंटरसेप्ट। कहीं यहां डाउट कोई नहीं ना? अच्छा बताओ, ये लंबाई तुम x लिया है, राइट, और ये लंबाई तुम y लिया है, तो जब ये लंबाई y है तो ये भी तो y होगा। ये एंगल कितना डिग्री है? हाई ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है, ये तो 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री है तो हाइपोटेन्यूज का काम करेगा। तो बताओ ये ओ एम अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस लिखाएगा। अच्छा, जब ये लंबाई जेड है, ये लंबाई, तो ये लंबाई भी जेड होगा कि नहीं? अच्छा, ये एंगल कितना है बोलो? तो ट्राइंगल ओ एम पी को ठीक से देखो, ओ एम पी दिख रहा है, इसके सामने का साइड कौन है? ओपी है कि नहीं है? तो ओपी बराबर ओपी स्क्वायर बराबर ओ एम स्क्वायर प्लस एम पी स्क्वायर लिखाएगा कि नहीं लिखाएगा बोलो? अरे क्लियर है? ओ एम का लंबाई कितना लाए हो? अंडर रूट, तो ओपी स्क्वायर बराबर ये रूट हट जाएगा प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। एमपी का लंबाई देखो कितना है, तो प्लस जेड स्क्वायर लग जाएगा। अगर इधर से स्क्वायर हटा उधर रूट लगेगा, तो ओपी का लंबाई कितना मिला बोलो? ओपी का लंबाई मिल गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, तब बोलो कि इसलिए हम ऐसा ओपी का मैग्नीट्यूड बोल सकते हैं ना, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, कहां से आया पता चला? हाँ, सीधे सीधे नहीं था, ऐसे था। मैग्नीट्यूड कहां से आया, कैसे आया, क्लियर हुआ? हाँ, सब कुछ का वजह है। तो अब यहां समझो, क्या टुकुर टुकुर फिजिक्स वाला सर इतना बताए नहीं होंगे रे, ठीक है? हाँ, रिजल्ट याद रखो, लेकिन सारा हम ब्रेक कर दिए, रिजॉल्व कर दिए हैं तुमको यहां। अब देखो यहां पे अगला जो आगे हम लोग को देखना है, इसमें ये समझो, यहां पर ओपी निकल गया है। ये जो तुमको हम एंगल यहां बताए हैं, देख लो, ये अल्फा, ये बीटा और ये गामा, इसके बारे में भी हमें बात करना है। अगर हमारे पास ओपी इक्वल टू ऐसा है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, देन इसको आप ये जो यहां पर देख रहे हैं एक्स कोमा वाई कोमा जेड, ये तीनों आपका क्या कहलाएगा जानते हैं? आर कॉल्ड डायरेक्शन रेशियो ऑफ वेक्टर। डायरेक्शन रेशियो ऑफ वेक्टर, हाँ एकदम सिंपल बात है, ध्यान दीजिए। जब भी कोई वेक्टर देगा, जब भी कोई वेक्टर दे देगा, तो आपको क्या करना है? आई कैप जे कैप के कैप का जो कोएफिशिएंट है, जो मल्टीप्लाई में है, उसको आप डायरेक्शन रेशियो कहेंगे। क्या कहेंगे? हाँ, डायरेक्शन रेशियो। जैसे अगर मान लो किसी ने हमें ए वेक्टर दे दिया 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप, तो ऐसी स्थिति में अगर हमें डायरेक्शन रेशियो डी डॉट आर, डायरेक्शन रेशियो ऑफ वेक्टर ए कहा, तो कुछ नहीं, 3 माइनस 4 और ये 5 ऐसे बोल देना, ये डायरेक्शन रेशियो मिल गया। क्या मिल गया? आई कैप के साथ, जे कैप के साथ और के कैप के साथ जो कुछ भी है उसको सीधे सीधे अगर हम ले लेते हैं तो क्या दे देगा? डायरेक्शन रेशियो दे देगा। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है? अब सुनिए, इसी में आपको क्या हो जाएगा, अगर डायरेक्शन रेशियो को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिएगा, किससे? तो आपको डायरेक्शन कोसाइन दे देगा। ये कॉस अल्फा का फॉर्मूला निकल जाएगा, एक्स बाय मॉड ओपी, कॉस बीटा इक्वल टू वाई बाय मॉड ओपी, और फिर कॉस गामा इक्वल टू जेड बाय मॉड ओपी। सब फॉर्मूला पिक्चर से प्रूफ हो जाएगा, जो पीछे पिक्चर बताया ना उससे सब ये चीज निकल जाएगा। इसी का नाम दिया गया है एल, इसका नाम दिया गया है एम, इसका नाम दिया गया है। कोई पूछेगा कि डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, तो आप इसी को बोलेंगे डायरेक्शन कोसाइन। ये जो आपका आया है इसी को आप क्या कहेंगे? डायरेक्शन कोसाइन। तो कह दीजिएगा सिंपल तरीके में, इफ ए वेक्टर मेक्स द एंगल्स अल्फा बीटा एंड गामा विद द एक्सिस, then cos alpha, cos beta and cos gamma are called direction cosines of the given vector। जो वेक्टर
एक्स एक्सिस के साथ अल्फा बनाया, वाई के साथ बीटा एंगल बनाया, जेड के साथ आपको गामा एंगल बनाया, तब आपको कॉस अल्फा ले लीजिए, कॉस बीटा ले लीजिए और कॉस गामा ले लीजिए। ये आपको क्या दे देगा? डायरेक्शन कोसाइन। क्या दे देगा? सो आपका ये एल से रिप्रेजेंट किया जाएगा कॉस अल्फा को, कॉस बीटा को एम से और कॉस गामा को एन से। एल बराबर कॉस अल्फा, एम बराबर कॉस बीटा, एन बराबर कॉस गामा। अब इसका अगर वैल्यू निकालना है तो समझिए यहां इफ आर इक्वल टू, कोई वेक्टर है आर नाम दे दिए, ये आपको दे दिया एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप दे दिया, और तब आपको डायरेक्शन कोसाइन पूछ दिया, कॉस अल्फा पूछ दिया, तो सीधे सीधे एक्स के नीचे इसका मैग्नीट्यूड लिख दीजिएगा। क्या है मैग्नीट्यूड बोलिए? हाँ, और यही आपका एल है, यही आपका क्या है? फिर अगर कॉस बीटा चाहिए तो y के नीचे आप अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और इसको आप क्या बोल दीजिए? बीटा। और फिर अगर कॉस गामा, ओ एम 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 लिख दीजिए, इसको क्या लिख दीजिए? एम। वेरी गुड, एम। और फिर ये कॉस गामा लिखिएगा तो जेड के नीचे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और इसको नाम क्या देंगे? एन। तो अगर कोई वेक्टर दे दे तो उसका डायरेक्शन कोसाइन आप लोग से निकलेगा कि नहीं निकलेगा? डायरेक्शन रेशियो कहेगा तो केवल आई जे के साथ जो कोफिशिएंट है उसको ले लेना है। अगर डायरेक्शन कोसाइन कहेगा तो फिर x के नीचे उसके मैग्नीट्यूड से, y के नीचे उसके मैग्नीट्यूड से, z के नीचे उसके डिवाइड कर देंगे, डायरेक्शन कोसाइन मिल जाएगा। डायरेक्शन, अब यहां से रिजल्ट निकल सकता है, क्या जानते हैं? देखिए ये रिजल्ट निकलेगा एक एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। पहला रिजल्ट ये निकलेगा, बात समझे? एल मतलब क्या हुआ? कॉस स्क्वायर अल्फा। एम का मतलब यहां पर पुट करेंगे तो कॉस स्क्वायर बीटा, एम स्क्वायर हो जाएगा ना। एन की जगह कॉस गामा रखेंगे तो कॉस स्क्वायर बराबर 1। एग्जाम में पूछ देता है, 12th के एग्जाम में बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव में कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा कितना? सीधे 1 लगाना है, ठीक, राइट। अब देखिए यहां अगर इसी को साइन में बदल दीजिएगा, किसमें बदल दीजिएगा? तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। कोई दिक्कत? ये आप 2 लिखिएगा। क्या लिखिएगा? 2 लिखिएगा। कैसे हुआ? कॉस स्क्वायर को लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा। 1 1 1 3 बार आया, एक ये इधर आके घट गया तो 2 बच गया। अब माइनस वाला को उधर भेज दिया तो ये हो गया। अब एक और पूछ लेता है, साइन 2 अल्फा प्लस साइन 2 बीटा अब प्लस साइन 2 गामा इक्वल टू कितना? तो -1 बोलिएगा। क्या बोलिएगा? -1 साइन 2 अल्फा। एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा चेक कर ले सही है या गलत है। ओह, उल्टा हो गया, यहाँ साइन 2 अल्फा नहीं लिखिएगा। ये रिजल्ट आपका लिखा जाएगा कितना? कॉस 2 अल्फा। क्या लिखाएगा? प्लस कॉस 2 गामा। इतना बराबर अगर लिखेंगे तो ये हो गया आपको 1 प्लस कॉस 2 अल्फा -1 लिख दीजिएगा। क्या लिख दीजिएगा? -1। ये ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला के हेल्प से ये डेवलप हुआ है, ठीक है। तो वो आपको पहले मिस्टेक से हो गया था, साइन 2 अल्फा कॉस 2 अल्फा प्लस कॉस 2 बीटा प्लस कॉस 2 गामा लिखिएगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -1। ये आपका डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट था। बेसिक में अभी मैक्सिमम हुआ है, लेकिन अभी भी बेसिक थोड़ा सा बचा हुआ है। एक लेक्चर और देंगे, एक लेक्चर देंगे तो आपका बेसिक पूरा खत्म हो जाएगा। और उसके बाद का तो क्लास छोटा छोटा है। डॉट प्रोडक्ट 1.5 घंटा में ऐसे अगर जोर से पढ़ाएंगे तो 1.5 से 2 घंटा में लपेट देंगे। और वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट 3 टॉपिक छोटा छोटा बचा है, तो 1-2 क्लास और हम लोग पढ़ेंगे, पूरा वेक्टर क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।